हेलो एवरीवन, वेलकम टू महासाइंस 11th एंड 12th। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर तो आप सबको मालूम ही होगा, हमारी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री 1 का चैप्टर है। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब आपके पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको क्या स्टडी करना है, लाइक व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप, इसमें से आप क्या स्किप कर सकते हो। तो पूरे चैप्टर की मैंने एकदम सिंपल से समरी बनाई हूँ कि चैप्टर में क्या क्या है और कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कौन से है, सिर्फ 2 टाइप के न्यूमेरिकल है जो पूछता है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा करके क्या आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सो सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स का आता है, तो सॉलिड स्टेट पेपर में 5 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभार सिर्फ 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब जब आपको 5 मार्क्स का आएगा तो बेसिकली आपको 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है और 3 मार्क्स का थ्योरी रहती है। 3 मार्क्स के थ्योरी में आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाता है और 2 मार्क्स का आपको रिटन क्वेश्चन आंसर होते हैं। यानी आपका न्यूमेरिकल किसी भी तरह से फिक्स ही है, तो टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल भी जो है वो फिक्स है। तो सबसे पहले अगर हम समरी देखेंगे, ये पूरा पीडीएफ जो है ना, यहाँ पे ये मेरा एक हैंड रिटन पीडीएफ है। इस पीडीएफ में पूरे चैप्टर में कौन से टॉपिक है क्या है वो लिखी हूँ मैंने, सिर्फ पूरा आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं है। और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछ सकता है, क्या ऑलरेडी पूछ चुका है, वो देखेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसमें से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाइप ऑफ सॉलिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सॉलिड में आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच का आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोरफस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी आपको 2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा तो आप क्या करोगे, 4 पॉइंट लिखोगे, 4 अच्छे पॉइंट लिखोगे आप कि आपको कौन कौन से आपके 4 पॉइंट्स है, ठीक है। और उसके बाद आप 2 एग्जाम्पल लिखोगे, 2 एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड की और 2 एग्जाम्पल एमोरफस सॉलिड की, तब जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल कौन सी है और एमोरफस सॉलिड की एग्जाम्पल कौन सी है। अभी जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा और आपको उसको क्लासिफाई करना रहेगा कि कौन सा आपका एमोरफस सॉलिड है और कौन सा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक ये हो जाता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 तरह के क्रिस्टल में और डिवाइड है। बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसकी और डिविजन आते हैं। कौन कौन सा, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल। अब यहाँ पे जब भी आप ये चारों पढ़ोगे ना, तो एक ऐसा बॉक्स बनाना और इस बॉक्स में यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और यहाँ पे मेटालिक क्रिस्टल। और जब पढ़ोगे इसको तो एज अ डिफरेंशिएशन पढ़ना, मतलब किस किस तरह से आपको, जैसे आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, कोवेलेंट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर में क्या होता है, कौन सा फोर्स होता है, किस टाइप का होता है ना, ये सारी चीज आप पढ़ोगे तो जब आप देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है और डिफरेंशिएट करके पढ़ना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आयोनिक और कोवेलेंट के बीच का डिफरेंस लिखो, या कोवेलेंट मॉलिक्यूलर के बीच का आ जाता है, मॉलिक्यूलर या फिर मेटालिक के बीच का आ जाता है। तो चारों में से कोई भी डिफरेंशिएशन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। सबका आपको 4 एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। आयोनिक की 4 याद करो, कोवेलेंट की, मॉलिक्यूलर की और मेटालिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि आपको बहुत सारी एग्जाम्पल दी हुई रहेगी, 5-6 एग्जाम्पल दी हुई रहेंगी और बोलेगा कि बताओ कौन सा इसमें से आयोनिक की एग्जाम्पल है, कौन सा इसमें कोवेलेंट है, कौन सा मॉलिक्यूलर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी पूछते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कौन सा टाइप ऑफ फोर्स होता है, तो इस तरह से एमसीक्यू बनते हैं। तो सबका टाइप ऑफ फोर्सेस भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है हमारा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म विद एग्जांपल, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप छोड़ोगे ही नहीं।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट सेल की डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। यूनिट सेल 4 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी, फेस सेंटर, बेस सेंटर। ये बेसिक सा है, इसमें से पेपर में यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। ओके, ये इतना बड़ा हमारा पेज है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टल सिस्टम में एक होता है क्यूबिक टाइप का। क्यूबिक टाइप में 3 तरह के होते हैं, सिंपल, नॉर्मल, ये सिंपल है। बॉडी सेंटर में बस बीच में एक और एक रहेगा, और फेस सेंटर में एक फेस, दूसरा फेस, 3, 4, ये 5 और 6, तो ये 6 फेस पे एक एक रहेगा। फिर इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्थ्रोम्बिक में जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बस। कौन से 4 तरह के हैं वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बस एमसीक्यू में पूछा था कि हमारा क्रिस्टल सिस्टम जो होता है ऑर्थ्रोम्बिक, उसके कितने यूनिट सेल स्ट्रक्चर होते हैं, तो 4 यूनिट सेल स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है, इसमें से कुछ भी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। हाँ, अगर एंट्रेंस के लिए आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। अब वॉइड इन क्रिस्टल लैटिस में आपको देखना है कि वॉइड का डेफिनेशन क्या होता है और टाइप ऑफ वॉइड क्या होता है। तो टाइप ऑफ वॉइड का डेफिनेशंस वगैरह तो इतना नहीं आए हैं, बस आपको ये मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसमें आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n। तो बस आपको इतना मालूम रखना है। हाँ, अगर आप एक बार पढ़ लेते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, तो यहाँ पे जितना थोड़ा सा पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट पढ़ो, और यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है इसी फिगर को पढ़ लो। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स लिखी हूँ जो आपको बस पढ़ते टाइम पे ध्यान रखना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है चैप्टर का, क्यूबिक सिस्टम। अब हमने देखे हैं कि यूनिट सेल होता है हमारा जिसमें से क्यूबिक सिस्टम होता है। अब देखो, क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐसे समझ सकते हैं, समझ लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और मुझे 4 लोगों ने घेर लिए मारने के लिए, तो मैं एक एटम हो गई, और मुझे कितने एटम ने और घेरे हैं? 4 एटम ने घेरे हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो वैसे ही मान लो ये आपका दुश्मन है और आपने अपने 4 दोस्तों के साथ उसे घेर लिए, तो एक एटम को और कितने एटम ने घेरे हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपल का वो होता है 6, वैसे ही आपको बॉडी का और फेस का देखना। ओके, मेन इम्पॉर्टेंट ये जो पूरा टेबल बना है ना, ये पूरा टेबल याद करना है। इसके अंदर ये जो वैल्यू लिखी है ना, इस वैल्यू के साथ अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछता है, और जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो और आपका जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल आता है, जैसे मेरा आंसर आया 4, तो ही मैं बता सकती हूँ कि मेरा जो यूनिट सेल है वो कौन सा है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये नंबर याद करना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, मतलब मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके अंदर मैंने एक एटम डाल दी, SC, यानी सिंपल वाले में एक एटम होता है। तो इमेजिन करो एक क्यूब और उसके अंदर आपने एक बड़ी बॉल डाल दी है, तो उस बॉल ने कितनी जगह लिया? तो उस बॉल ने 52.36% जगह लिया। अब परसेंटेज 100 में से निकलता है, तो 100 में से माइनस कर दो कि खाली जगह कितनी बची, 47.64। वैसे ही अगर मेरे पास एक बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके अंदर मैंने 2 एटम डाल दी, तो उस 2 एटम ने कितनी जगह ली है? तो इसका पूरा डेरिवेशन है आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, और वो डेरिवेशन एग्जाम में आता है। तो ये वैल्यू जहां से आई है ना, वो डेरिवेशन आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो बहुत ही एंड में देख रहे हो कि आपके पास एग्जाम आने वाले हैं, तो मत पढ़ो,
लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, स्टार्टिंग के कुछ मंथ और अभी एग्जाम को अच्छे खासे मंथ बाकी है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप उसको करो, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, ए क्या होता है, एज लेंथ, एक क्यूब होता है, क्यूब का ये जो साइड होता है ना उसको बोलेंगे एज लेंथ, और आर जो है वो रेडियस है। तो ये वाला डेरिवेशन जब आप करोगे ना, वहीं से ये रिलेशनशिप निकलता है। उस डेरिवेशन में ये एक सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 यही बनती है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए कि R इज इक्वल टू A/2, R इज इक्वल टू √3 A/4। तो इस तरह से याद रहना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि बिना देखे मुझे बताओ कि FCC में, फेस सेंटर क्यूबिक सेल में, ए और आर का क्या रिलेशनशिप है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर इज इक्वल √2 A/4। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी पूरा एक डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन से ही आपको ये पूरा फॉर्मूला मिला है। तो ये डेरिवेशन भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, और वो डेरिवेशन आप करोगे। रही आपकी 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल की बात, कि आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, तो जो 3 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। कभी आपको ये सारी वैल्यू दी हुई रहेगी, डेंसिटी मालूम करना होगा, कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 आया तो सिंपल वाला है, 2 आया तो बॉडी सेंटर है, 4 आया तो फेस सेंटर है। इस तरह से आपको बताना रहेगा कि आपका यूनिट सेल किस तरह का है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस, तो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हमारा जो है 1 डायमेंशन से कुछ भी नहीं आता है, 2 डायमेंशन से भी कुछ भी नहीं आता है, 3 डायमेंशन से भी आधा नहीं आता है। मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नहीं आता है। हाँ, यहाँ से आपको HCP, जैसे HCP क्या होता है उसके ऊपर नोट लिखिए, वो किस टाइप का होता है, तो AB टाइप का आता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 मार्क्स के MCQ में भी पूछता है। और CCP क्या होता है, किस टाइप का होता है, तो ABC टाइप का होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। 1.9 है हमारा डिफेक्ट। डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट भी 3 तरह के, स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक भी 4 में क्लासिफाई है, इम्प्योरिटी 2 में और नॉन स्टोक्योमेट्रिक 2 में। और ये सेकेंड वाला फर्दर इसमें 3 है, न्यूट्रल, कैटायन, एनायन, और जिसे एफ सेंटर कहते हैं। अब ये पूरे में से क्या आता है, ये पूरे में से ये वाले 2 अगर आप देखोगे तो ये 2 में नाम है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, आपको बता करना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये MCQ में पूछता है, मतलब एग्जाम्पल दी हुई रहेंगे आपको 4, और बोलेगा बताओ कि कौन सी जो एग्जाम्पल है उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। और आप ध्यान दोगे डेंसिटी पे, मास पर, कहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, कहाँ पे मास डिक्रीज होगा। तो डेंसिटी और मास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। तो एज अ टीचर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इसका डायग्राम आपको बनाना ही है। विदाउट डायग्राम ये इनकम्प्लीट लगेगा। ये सारे डिफेक्ट है, आपको डायग्राम देगा और बोलेगा कि बताओ किस टाइप का डिफेक्ट है, ओके। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पे अभी तक 2 से 3 बार डायरेक्ट नोट पूछा है कि बताओ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है विथ डायग्राम। सब्स्टिट्यूशनल अभी तक सिर्फ एक ही बार पूछा है। वैकेंसी और सेल्फ इतना नहीं पूछा है। मेटल डेफिशिएंसी भी इतना नहीं पूछा है। इसमें से भी न्यूट्रल, कैटायन और एनायन में एफ सेंटर स्पेसिफिकली पूछा है कि एफ सेंटर डिफेक्ट क्या होता है, या तो फिर डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा टाइप का है, न्यूट्रल का है, कैटायन का है या एफ सेंटर का है, ठीक है। 2.0 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में से ये भी नहीं पूछा है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब सेमीकंडक्टर में भी 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा है। हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, आपको मैंने लिखी नहीं हूँ इसमें, इसलिए आप मेंशन कर दो। वो कॉन्सेप्ट है हमारा डोपिंग का, ठीक है। डोपिंग वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, वो डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार वो देख लेना। और एन टाइप और पी टाइप की सिर्फ एग्जाम्पल देख लेना, बाकी ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड और बैंड गैप में से भी
इतना कुछ खास अभी तक आया नहीं है। 2.2 थोड़ा सा बचा है, देखो लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हमारे पास 3 है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जितना मैंने यहाँ पे लिखी हूँ उतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी है। मेन आपको एग्जाम्पल करना है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग कहाँ से करोगे, टेक्स्ट बुक से। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए नोट्स लिखो ऐसा सब तो नहीं पूछा है। हाँ, डिफाइन बस बोला है कि डिफाइन कर दो कि क्या होते हैं, लेकिन मेन मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन आया है, चाहे वो एमसीक्यू में हो, 1 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स में हो, वो आया है एग्जाम्पल के ऊपर। और तीनों से पूछा है अभी तक। डायामैग्नेटिक से भी पूछा है, पैरामैग्नेटिक से भी पूछा है और फेरोमैग्नेटिक से भी पूछा है। तो किसी भी हाल में इसके एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। और ये देखो मैंने सिंपल डायग्राम बनाई हूँ, तो ये डायग्राम आप लोग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा याद करना है कि नहीं, आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हो और आपको ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखी हूँ, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बचा है हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और हर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह के आपको न्यूमेरिकल पूछता है। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। वंस अगेन कंक्लूजन ये है कि सॉलिड स्टेट में से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा स्किप कर सकते हो और कौन सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा पिछले 7-8 साल के पेपर का एनालिसिस करके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मुझे पीडीएफ मिला था जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से था। वो सारे देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।